अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हिजर वाजिब नहीं, कंजुल हया, किस नंबर 3। ये लो चाय पियो। पीछे से चची उसके लिए चाय लेकर आई। आपने क्यों तकलीफ की चची, मैं खुद ले लेती। शांजल ने जवाब दिया, बेटा ये सब कुछ बहुत गलत हो रहा है, लेकिन हमें कुछ बोलने की इजाज़त भी नहीं है। आज भाई साहब भी नाश्ते पर नहीं आए। घर का ये माहौल देखकर किसी ने भी नाश्ता नहीं किया, सब ऐसे ही चले गए। चची ये सब कुछ बताते हुए उदास होगी। इन सब में मेरा क्या कसूर है? मुझे किस बात की सज़ा मिल रही? मैं नहीं जानती कि मेरे भाई ने इशाल भाभी के साथ क्या किया कि इनकी हालत ऐसी हो गई। शायद ये मेरे भाई की गलती है जिसकी सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी भुगतनी है। शांसल रोते हुए बोली, अच्छा अब ज़्यादा उदास ना हो, तुम्हारे लिए मेरे पास एक अच्छी एडवाइस है। फातिमा भाभी अंदर आते हुए बोली, कैसी एडवाइस? शांसल मुस्कुरा कर कहा, यही कि निहाल को तुम अपने साथ अपने रूम में सुलाओ, क्योंकि वो तुमसे कितना मानूस हो गया है। भाभी ने कहा, वो भाभी दरअसल मैं शांसल हिचकिचाते हुए बोली, क्या मैमा लगा रखी है? हाँ, भाभी ने कहा, वो दरअसल मैं जहाँ सोती हूँ वहाँ कीड़े मकोड़े हैं। शांसल ने जवाब दिया, क्या? कहाँ सोती हो तुम? भाभी ने पूछा। वो वो बालकनी में। शांसल हिचकिचाते हुए बोली, क्या? तुम बालकनी में क्यों सोती हो? भाभी हैरानी से बोली, आपके देवर का हुक्म है, वहाँ गमलों से कीड़े मकोड़े निकलते हैं। मैं तो बर्दाश्त करूँगी, लेकिन यह मासूम बच्चा कैसे बर्दाश्त करेगा? और बालकनी में ठंड भी बहुत होती है। शांसल तफसील बताते हुए बोली, तुराब ऐसा कैसे कर सकता है? मैं अभी जाकर बाबा जान से बात करती हूँ। भाभी उठते हुए बोली, रहने दे भाभी, सुबह भी कितने तमाशे हुए। तुराब ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। मेरी औकात इन कीड़े मकोड़ों की जैसी ही है। शांसल की बात सुनकर अब सब उदास हो गए। बेटा तुम सब्र करो, वो जो ऊपर बैठा है ना, वही सही फैसले करेगा। चची शांसल को गले लगाते हुए कहा, तुराब को ऑफिस जाकर भी सुकून नहीं मिला। वजह शान से थी। पहली बार शांसल को दुल्हन के रूप में देखा तो इसका धड़क उठा था। कितनी खूबसूरत थी वो, जी चाहा सारी दुनिया से छुपा ले। क्या वो इसके साथ गलत कर रहा है? दिल से एक आवाज़ आई, नहीं, इसके भाई ने भी इसकी बहन के साथ गलत किया था। वो जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है, वो इसी लायक है। दुर्बाब मुतमईन हो गया, लेकिन तसव्वुर में इसका मासूम चेहरा घूमने लगा। शायद दिल के किसी कोने में वो बस गई थी। शायद वो इससे मोहब्बत करने लगा था, लेकिन वो तो इससे शदीद नफरत करती थी। सोच सोच कर दुराब के सर में दर्द होने लगा। घर जाने के बाद वैसे भी वो इसे अपनी शक्ल नहीं दिखाती थी। इतने में सावियार रूम के अंदर दाखिल हुआ। क्या हुआ, सब ठीक है? सावियार ने उसे सर पकड़े बैठे देखा तो पूछा। जी भाई सब ठीक है, दुराब ने जवाब दिया। मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सावियार जांचती नज़रों से देख रहा था। नहीं बस मीटिंग की टेंशन है, दुराब फायदा उठाते हुए बोला। मीटिंग की टेंशन है या घर की टेंशन है? सावियार ने भवें उचकाकर पूछा। मतलब भाई? दुराब नासमझी से बोला। मतलब ये कि तुझे लगता है कि तू शांसल के साथ ठीक कर रहा है। हमारी नस्लों में तो कभी किसी ने औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया, फिर तो ऐसे कैसे कर सकता है? वो बहुत मासूम है, किसी और की गलती की सज़ा तो उसे कैसे दे सकता है? ऐसे ना हो बाद में तुझे पछताना पड़े, सावियार समझाते हुए बोला। लेकिन भाई मुझसे अम्मी का दुख देखा नहीं जाता। मैंने रातों को इन्हें इशाल के कमरे में रोते हुए देखा है। दुराब परेशानी से बोला। वो माँ है, अपनी औलाद को तकलीफ में कैसे दे सकती? लेकिन तुम तो समझदारी से काम लो। इशाल होश में आएगी तो सारी हकीकत पता चल जाएगी। पता नहीं उसे कितना वक्त लगे होश में आने में, सावियार अफसोस से बोला। जब तक ये लड़की मेरे सामने रहेगी तब तक मेरे जख्म हरे रहेंगे। दुराब बोला, तो फिर तुम इसे तलाक दे दो। सावियार जांचते हुए देख रहा था, क्योंकि वो जानता था कि कहीं ना कहीं वो शांसल से मोहब्बत करने लगा है। तलाक तो मैं मरकर भी नहीं दूंगा, बैठी रहे सारी ज़िंदगी मेरे नाम पर। और भाई, जिस तरह औरत को मारने का रवाज हमारी नस्लों में नहीं है, इसी तरह तलाक का रवाज भी हमारी नस्लों में नहीं है। दुराब सावियार को देखते हुए बोला। सावियार बस इसके मुंह से यही सुनना चाहता था। तो फिर मेरे भाई, जब सारी ज़िंदगी साथ रहने तो थोड़ी मोहब्बत ही कर ले उससे। सावियार दुराब को तंग करते हुए बोला। छोड़ें भाई, अभी मेरा मजाक का कोई मूड नहीं है, दुराब तंग होते हुए कहा। अच्छा सुन, मैं किसी काम से तेरे पास आया था। जावियार ने उसका ध्यान बटाना चाहा। कौन सा काम? दुराब ने पूछा। आज बीजान आ रही हैं सवात से। बाबा जान का फ़ोन आया था, इन्हें एयरपोर्ट लेने जाना है। आज शाम 5 बजे की फ़्लाइट है। जावियार बोला। अच्छा, ये तो अच्छी बात है, मैं जल्दी काम ख़त्म करके बीजान को लेने चला जाऊँगा। दुराब बोला, चल ठीक है मैं चलता हूँ, और ज़रा मेरी बातों पर भी गौर कर लेना। जावियार मुस्कुराकर बोला और चला गया। दुराब सावियार की बातों को सोचकर मुस्कुराया, फिर सर झटक कर काम ख़त्म करने लगा।
شانزل دن کے کام ختم کر کے اپنے کمرے میں آئی اور دراب کے سارے کپڑے نکال کر پریس کرنے لگی، کیونکہ دراب نے ہی کہا تھا وہی اس کے سارے کام کرے گی۔ ابھی وہ کپڑے استری کر ہی رہی تھی کہ ذاکر اور انم اپنی کتابیں لے آئے۔ چاچی پلیز ہمیں پڑھا دیں، ہمارے ایگزام شروع ہونے والے ہیں، ذاکر بولا۔ آج کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ شانزل کپڑے استری کرتے ہوئے بولی۔ آج مجھے کیمسٹری اور فزکس پڑھنا ہے، ذاکر نے جواب دیا۔ اور آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ شانزل انم کے گول مٹور گال کھینچ کر بولی۔ چاچی مجھے میتھ پڑھنی ہے، انم مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ بکس کھولیں، میں کام بھی کروں گی اور ساتھ میں آپ کو پڑھاؤں گی بھی، کیونکہ ابھی 3 بجے اور 5 بجے مجھے نیچے بھی جانا ہے۔ شانزل جلدی سے کپڑے استری کرتے ہوئے بولی۔ چاچی آپ کو پتہ ہے آج بیجان آ رہی ہے اور ہماری بیجان بہت اچھی ہیں، انم چہک کر بولی۔ جی بیٹا مجھے پتہ ہے، فاطمہ بھابھی نے مجھے سب بتا دیا بیجان کے بارے میں۔ شانزل بھی چہکی تھی۔ ارے تم لوگ یہاں ہو اور میں تم لوگوں کو پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہوں، فاطمہ بھابھی کمرے میں آ کر کہا۔ جی ماما ہم چاچی کے پاس پڑھ رہے تھے، ذاکر نے جواب دیا۔ چلو ٹھیک ہے پڑھو اور چاچی کو زیادہ تنگ مت کرنا، بھابھی نے مسکرا کر تنبیہ کی۔ شانزل کو فاطمہ بھابھی اور ماریہ بھابھی کے بچے بہت اچھے لگتے تھے اور نہال میں تو شانزل کی جان بسی ہوئی تھی۔ نہال میں شانزل کو اپنے بھائی کی جھلک نظر آتی تھی۔ چاچی آج شام آپ ہمارے لیے چکن نوڈلز بنائیے گا، ہمیں آپ کے ہاتھ کے نوڈلز بہت اچھے لگتے ہیں، انم نے کہا۔ چاچی کے اوپر پہلے ہی کام کا لوڈ ہے تو مما کو بولو وہ تمہیں بنا دیں گی، ذاکر سمجھداری سے اس کو سمجھا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں بیٹا میں بنا دوں گی، شانزل نے کہا۔ شانزل نے جلدی سے سارے کپڑے ختم کیے اور بچوں کو چھٹی دے دی، کیونکہ 4:30 بج رہے تھے اور وہ دراب کے آنے سے پہلے کچن میں بند ہو جانا چاہتی تھی۔ کچن میں جا کے چائے چڑھائی، بچوں کے نوڈلز کی تیاری کی، پکوڑے بنانے کے لیے بیسن گھولا، پھر آہستہ آہستہ سب چیزیں بنانے لگی، کیونکہ شام کی چائے کے ساتھ سب کچھ نہ کچھ کھاتے تھے۔ باہر سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی، بیجان آ گئی تھی اور آفس سے بھی سب آ چکے تھے۔ دراب نے بیجان کو سہارا دے کر لاؤنج میں بٹھایا، سب بیجان سے باری باری ملے۔ دراب کی دلہن کہاں ہے؟ بیجان نے یہاں وہاں دیکھ کر پوچھا۔ بیجان کچن میں ہے، بس آ رہی ہے، فاطمہ بھابھی بولی۔ پیچھے سے شانزل لاؤنج میں داخل ہوئی اور دراب کو نظر انداز کر کے بیجان کی جانب بڑھی اور سلام کیا۔ بیجان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ماتھا چوما۔ ہماری تو بہت پیاری ہے، یہ تو بالکل گڑیا جیسی لگتی ہے۔ بیجان کی بات سن کر سب مسکرانے لگے سوائے بلقیس بیگم کے۔ دراب کو اپنا نظر انداز کیا جانا بہت برا لگا تھا۔ بیجان نے اپنے ہاتھ سے کنگل نکالے اور شانزل کے ہاتھ میں پہنائے۔ نئی دلہن ہمیشہ سج سنور کے رہتی، یہ تم نے اپنا کیا حال بنایا؟ آج کے بعد میں تمہیں اس حال میں نہ دیکھوں، بیجان ہلکا سا ڈانٹ کر بولی۔ اب بیجان کو کیا بتاتی کہ جب سے وہ اس گھر میں آئی تھی کپڑے بھی دوسروں کے پہنتی تھی۔ ہار سنگار تو دور کی بات، کپڑوں کے نام پر بھی اس کے پاس ٹوٹل 5 سوٹ تھے جو وہ خود دھوتی اور خود پہنتی تھی۔ چوڑیاں، میک اپ، جیولری کچھ تھا نہیں اور نہ ہی اس کا دل کرتا تھا۔ یہ زندگی اسے بوجھ لگنے لگی تھی۔ وجاہت خان بیجان کو شانزل کے بارے میں سب بتا چکے تھے، اس لیے وہ یہاں آئی تھی تاکہ سب کا دماغ ٹھکانے لگا سکے۔ آؤ بیٹا سب کے لیے چائے نکالتے، چچی جان بولی۔ شانزل کچن میں آ کر کام کروانے لگی، بچوں کے لیے نوڈلز الگ الگ پلیٹ میں ڈالے، فاطمہ بھابھی اور چچی سب کے لیے چائے وغیرہ لے کر جانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب شانزل کچن سے باہر نہیں نکلے گی۔ شانزل رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی، اتنے میں نمرا نہال کو لے آئی۔ بھابھی یہ بہت رو رہا ہے، یہ تو مجھے دو، میں اپنے بیٹوں کو نوڈلز کھلاؤں گی۔ شانزل نہال کو پچکارنے لگی اور وہیں سلیب پر بٹھا کر نوڈلز بھی کھلانے لگی، اپنے کام بھی کرتی جاتی اور نہال سے اس کی زبان میں باتیں بھی کرتی جاتی۔ شانزل نے نہال کے سامنے کٹوری چمچ رکھ دیا اور وہ اس سے کھیلنے لگا۔ اس نے رات کے کھانے کا کافی سارا کام نپٹا دیا تھا، اب تو اسے روٹیاں ڈالنی تھیں۔ دراب پانی کے بہانے سے کچن میں آیا تو دیکھا کہ شانزل کام بھی کر رہی ہے اور نہال کو بھی دیکھ رہی ہے۔ دراب نے پانی پی کر نہال کو اٹھایا اور اپنے ساتھ لاؤنج میں لے آیا۔ رات کے سارے کام نپٹا کر شانزل کمرے میں آئی اور دراب کو نظر انداز کر کے واش روم میں گئی۔ وضو کر کے جائے نماز اٹھائے اور بالکنی میں جا کر پڑھنے لگی۔ اس نے اب دعا مانگنا چھوڑ دی تھی، پھر اپنا بستر بنا کر لیٹ گئی۔ شانزل صبح اٹھی، نماز پڑھ کر گملوں کو پانی دیا۔ سارے گملوں میں چھوٹے چھوٹے پودے اگ آئے تھے، شاید ان پودوں کو بھی اپنی مالکن اچھی لگنے لگی تھی۔ اتنے میں لائٹ چلی گئی۔ دراب کا سامان نکال کر نیچے آئی تو لاؤنج میں بیجان تسبیح پڑھ رہی تھی اور بابا جان اخبار پڑھ رہے تھے۔ شانزل نے سلام کیا اور بیجان کے آگے سر جھکا دیا۔ وعلیکم السلام۔ بیجان نے ماتھا چوم کر سر پر ہاتھ پھیرا۔ بابا جان نے بھی سر پیار دیا۔ بابا جان یار لائٹ کیوں چلی گئی؟ شانزل نے پوچھا۔
पता नहीं बेटा, कभी जाती तो नहीं, शायद कोई ख़राबी हो गई होगी। बाबा जान ने जवाब दिया। अच्छा, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ, शांसल कहकर किचन में चली गई। हाँ बेटा, बना दो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, बीजान दुआएं देकर बोली। शांसल मुस्कुराकर किचन में गई और 10 मिनट बाद चाय बना कर ले आई। फिर किचन में आकर नाश्ता बनाने लगी। इतने में सावियार किचन में आया। गुड़िया, मुझे दुराब की कोई शर्ट दे दे, लाइट जाने की वजह से कपड़े इस्त्री नहीं हो सके। जावियार ने इल्तिजा की। जी भाई, अभी देती हूँ, शांसल ने कहा। वो अपने कमरे में आई और जावियार के लिए शर्ट निकाली। पीछे से शहरयार भी आया और हैरानी से जावियार को देखा। ऐसे क्या देख रहा है? दुराब की शर्ट लेने आया हूँ, जावियार ने कहा। जी भाई, मैं भी वही लेने आया हूँ, शहरयार भी बोला। फिर दोनों दरवाज़ा नॉक करके वो दोनों कमरे में फिर से दाखिल हुए तो दुराब बुनियान पहनकर औंधर मुंह सोया हुआ था और शांसल वार्डरोब खोले परेशान थी। क्या हुआ गुड़िया? वो भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपके लिए कौन सी शर्ट निकालूं, शांसल परेशानी से बोली। बेटा, साइड पर हो जाए, हम ये काम खुद करेंगे, पीछे से शहरयार आकर बोला। शांसल साइड पर जाकर खड़ी हो गई। इनकी आवाज़ें सुनकर दुराब की भी आंख खुल गई। देखा तो शांसल साइड पर अदब से खड़ी थी और जावियार शहरयार इसका वार्डरोब खंगाल रहे थे। ये आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? दुराब बोला। दिखाई नहीं दे रहा? अपने लिए कपड़े निकाल रहे हैं, लाइट चली गई और हमारे कपड़े प्रेस नहीं है, जावियार ने जवाब दिया। हाँ, ये ठीक है, ये ठीक रहेगी मेरे लिए, शहरयार एक शर्ट हाथ में पकड़ते हुए बोला। भाई ये नहीं, ये न्यू शर्ट है, मैंने अभी तक नहीं पहनी, दुराब मिन्नत करते हुए बोला। चुप करके वहीं खड़ा हो जा, शहरयार धमकी देते हुए कहा। कमरे में चची, फातिमा भाभी और मारिया भाभी भी आ गई थी। भाभी प्लीज़ मेरे लिए भी एक जीन्स और टी शर्ट निकाल दें, आज मेरा पेपर है, पीछे से शमशेर भी आवाज़ लगाते हुए बोला। यहाँ तेरा कोई नौकर नहीं है, खुद आकर निकाल ले, दुराब जलते भूनते बोला। निकी और पूछ चल शमशेर, तू भी आकर निकाल ले, क्या याद करेगा कि तेरा पाला भी दुराब जैसे सखी से पड़ा था, जावियार बोला। कमरे में सब कहकहा लगाकर हंसने लगे। वैसे हम सब का साइज एक जैसा ही है, क्यों जावियार भाई? शहरयार बोला। हाँ ये तो है, जावियार दुराब को जलाते हुए कहने लगा, क्योंकि ये सबको पता था कि दुराब अपनी चीज़ें किसी के साथ भी शेयर नहीं करता। हद है लापरवाही की, अगर यही काम तुम लोग रात को करके रखती तो क्या होता। अब देखो, ख्वार होना पड़ रहा है, चची फातिमा भाभी और मारिया भाभी को देखकर बोली। दुराब और शांसल होनकों की तरह सब देख रहे थे। बड़ा ही खुश नसीब है जो तेरी इतनी अच्छी बीवी मिली है, कदर कर इसकी, शहरयार शर्ट हाथ में पकड़कर जाते हुए बोला। जाकर भी हैरानी से कमरे में आया। बेटा, अगर तुम्हें भी कुछ चाहिए तो ले जाओ, दुराब तंजिया बोला। नहीं चाचू, मुझे आपके कपड़े कहाँ आएंगे, मैं तो बस ये देख रहा था कि सब यहाँ क्यों जमा है, साकर शर्मिंदा होकर बोला। शांसल वार्डरोब बंद करके किचन में चली गई। शुक्र है शांसल जो तुमने इनको कपड़े दिए, वरना आज तो हमारी शामत पक्की थी, फातिमा भाभी बोली। इस साल बेस्ट बहू का अवार्ड तुम्हें ही मिलेगा, भारिया भाभी चहक कर बोली। शांसल मुस्कुरा दी और नाश्ता बनाने लगी। टेबल पर नाश्ता लगा तो सब आ गए। थैंक्स भाई, आज अगर आपके कपड़े नहीं होते तो मेरा पेपर रह जाता, शमशेर बोला। तुम्हारा साइज़ तो मिल गया, अब मेरे साइज़ का क्या होगा? क्या था दुराब, अगर मेरे साइज़ का कुर्ता सिलवा कर रख लेते। बाबा जान की बात पर सबके कहकहे निकल गए। दुराब इन सब की बातें सुनकर मुस्कुरा दिया। वैसे आज तो दुराब की शक्ल देखने लाई थी, जैसे कोई इसकी इज्जत पर हाथ डाल रहा हो, शहरयार कहका लगाकर बोला। कोई बात नहीं भाई, आज आपका वक्त है, कल मेरा भी आएगा, दुराब मुस्कुरा कर बोला। हमारी भी नहीं, हम ही को मैं आऊँ, जावियार ने कहा। अरे ये सब छोड़ो, शुक्रिया अदा करना है तो शांसल का करो, ये सब उसकी मेहरबानी है। कैसे दुराब का वार्डरोब सजा कर रखा है, चची ने कहा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? सब नाश्ता करके जाने लगे तो बीजान बोले। बीजान ऑफिस जा रहे हैं, जावियार बोला। मेरी बहू को इनाम कौन देगा, बीजान घूर कर बोली। ओहो, हम तो भूल ही गए, शहरयार माथे पर हाथ रखकर बोला। जावियार, शहरयार और शमशेर किचन में आए तो शांसल ने हाल को नाश्ता करवा रही थी। इनको देखकर उठने लगी। जी भाई, कोई काम था आपको, शांसल ने पूछा। नहीं गुड़िया, आप बैठी रहे, जावियार ने उसे दोबारा बिठाया। शांसल नासमझी से उन्हें देखने लगी तो उन्होंने अपने वॉलेट से 5-5 हज़ार के कई नोटिस की तरफ बढ़ाए। गुड़िया, ये हमारी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा, जावियार ने पैसे देते हुए कहा। लेकिन भाई, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, शांसल हिचकिचाई थी। बेटा, कोई तोहफा दे तो मना नहीं करते, शहरयार ने मोहब्बत से सर पर हाथ रखा। शांसल को मजबूरन लेना पड़ा। भाभी,
میری پاکٹ منی تو دراب بھائی نے بند کر دی ہے، لیکن جیسے ہی مجھے ملے گی میں آپ کے لیے کوئی اچھا سا گفٹ لے کر آؤں گا۔ شمشیر بولا، کوئی بات نہیں بھائی، یہ آپ رکھ لیں۔ شانزل شمشیر کو پیسے دیتے ہوئے بولی، ارے بھابھی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شمشیر کہا، بھائی میں اتنے سارے پیسوں کا کیا کروں گی؟ شانزل بولی۔ سب حیرانی سے شانزل کو دیکھنے لگے۔ بیٹا اپنی ضرورتیں پوری کرنا۔ شہریار نے کہا، میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، آپ پلیز شمشیر بھائی کو کچھ مت کہیں۔ شانزل نے کہا، دیکھا میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ بھلکڑ ہے۔ نمرا بولی، بھابھی آپ پلیز پیسے رکھ رہے ہیں ورنہ سب مجھے ہی باتیں سنائیں گے۔ شمشیر نے التجا کی، بھائی اب آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، شانزل نے کہا اور نمرا کو نفی کا اشارہ کیا۔ اوکے مرضی ہے، نمرا کندھے اچکا کر بولی، اصل میں تم مجھ سے جلتی ہو کہ بھابھی نے تمہیں چھوڑ کر مجھے پیسے دیے۔ شمشیر نے چڑھایا، بھائی پاکٹ منی آپ کی بند ہوئی ہے، میری نہیں۔ نمرا بھی چڑھاتے ہوئے بولی، اور بیٹا تم کہاں چل دیے؟ زاویار دراب کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا، بھائی آفس۔ دراب نے کہا، شانزل کو گفٹ کون دے گا؟ زاویار نے یاد کروایا، آپ لوگوں کی ہیلپ کی ہے، اس میں میرا کیا جاتا ہے؟ دراب بولا، تمہارے وارڈروب دادا جی آ کر سجا کر گئے تھے، اب شرافت سے نکالو پیسے۔ زاویار بولا، بھائی آپ اچھا نہیں کر رہے۔ دراب نے کہا، شری یہ ایسے نہیں مانے گا۔ زاویار نے اس کو اشارہ کیا، کیسے نہیں مانے گا بھائی؟ شہریار بول کے آگے بڑھا، دراب کی کوٹ کی جیب سے اس کا کریڈٹ کارڈ نکال لیا۔ یہ ہوئی نا بات، شہریار بولا۔ شانزل ان سب کو دراب کا کریڈٹ کارڈ لیتے ہوئے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ بابا جان، بی بی جان، چچی بھی ہنس رہے تھے ان کی حرکتیں دیکھ کر۔ یہ لو گڑیا، زاویار بولا، بھائی مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ شانزل ہچکچائی، دیکھو گڑیا تم نے ہم سے پیسے نہیں لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن ان پیسوں پر تمہارا حق ہے، زاویار نے اسے سمجھایا۔ شانزل نے سر اٹھا کر دیکھا تو دراب اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھو بیٹا، لے لو، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بابا جان نے پیار سے بولے۔ دراب غصے سے پیر پٹک کر دفتر چلا گیا۔ شانزل اسے غصے میں دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ سب اپنی روٹین میں بزی ہو گئے۔ شانزل نے کمرے میں جا کر اس کا کریڈٹ کارڈ اس کی وارڈروب میں رکھ دیا، جہاں سے اس کی نظر آرام سے پڑ جاتی۔ شام کو سب آفس سے گھر آئے۔ شانزل نے رات کا کھانا تیار کیا اور سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دراب کو اس کا کریڈٹ کارڈ مل گیا تھا۔ صبح کریڈٹ کارڈ پر جو مسئلہ ہوا تھا اصل میں بات پیسوں کی نہیں تھی، وہ بس شانزل کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ شام میں جب کریڈٹ کارڈ اپنے وارڈروب میں دیکھا تو اسے لگا یہ تکلیف اس نے شانزل کو نہیں بلکہ خود کو دی ہے۔ وہ سب سے لب بھینچ گیا۔ دوسرے دن اتوار تھا۔ روٹین کے مطابق شانزل نے تمام کام نپٹائے۔ اتوار ہونے کی وجہ سے سب دیر تک سو رہے تھے۔ بابا مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، شانزل انگلیاں چٹکھاتی ان سے مخاطب ہوئی۔ ہاں بیٹا بولے، بابا جان نے کہا۔ بابا جان کچن کے سارے بورڈ خراب ہو گئے ہیں، نہ اوون چلتا ہے نہ ہی بلینڈر مشین چلتی ہے۔ شانزل نے کہا، بیٹا کل الیکٹریشین آیا تھا، اس نے کل پورے گھر کی لائٹ ٹھیک کی تھی، آپ نے بتانا تھا نا، یہ بورڈ وغیرہ بھی ٹھیک کر لیتا۔ خیر کوئی بات نہیں، میں دراب کو بورڈ دوں گا، وہ کر لے گا، ویسے بھی بجلی کے سارے کام وہی کرتا ہے۔ شانزل اپنی بات کہہ کر پچھتائی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب دراب کچن میں آئے گا۔ کوئی بات نہیں، جب وہ کچن میں آئیں گے تب میں باہر چلی جاؤں گی۔ اتنا سوچ کر وہ ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتہ بنا کر نہال کو ناشتہ کروایا اور پھر اسے تیار کر کے اشال کا کام کرنے لگی۔ بی جان آہستہ آہستہ اشال کے کمرے میں آئے تو شانزل اٹھ کھڑی ہوئی اور بی جان کے لیے کرسی رکھی۔ بی جان آپ مجھے بول دیتی، میں آپ کو یہاں لے کر آ جاتی۔ شانزل نے محبت سے کہا، نہیں بیٹا، میں کوشش کرتی ہوں کہ میں خود آرام سے چلوں، اور میری بیٹی اور نواسا کیسا ہے؟ بی جان نہال اور اشال کو محبت سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہال اپنی طوطی زبان میں بی جان سے باتیں کرنے لگا۔ بی جان خوش ہو کر اسے پیار سے کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کب میری بچی ٹھیک ہوگی۔ بی جان نے جھک کر اشال کا ماتھا چوما اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ بی جان انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، شانزل تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اتنے میں باہر سے آوازیں آنے لگی۔ سب اٹھ گئے تھے۔ شانزل بی جان کو لاؤنج میں لائے۔ کچن میں گئی تو وہاں چچی اور فاطمہ بھابھی ناشتہ ٹیبل پر لگا رہی تھی۔ مرد سارے سو رہے تھے بابا جان کے علاوہ۔ بی جان کو سربراہی کرسی پر بٹھایا گیا، پھر سب اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ بیٹا تم بھی آؤ نا، ناشتہ کرو ہمارے ساتھ، بی جان نے اسے کہا۔ یہ یہاں ہمارے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ نہیں کرے گی بی جان، بلکیس بیگم بولی۔ کیوں نہیں کرے گی بہو، یہ بھی اس گھر کا فرد ہے، بی جان نے کہا۔ یہ اس کے کی صرف نوکرانی ہے، اور اگر یہ یہاں ناشتہ کرے گی تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ بلکیس بیگم
गुस्से से बोली। बीजन प्लीज़, मैं जैसी हूँ ठीक हूँ, मैं निहाल को देख कर आती हूँ। शांजल बोलकर जल्दी से उस मंदिर से गायब हो गई। अगर वहाँ खड़ी रहती तो बात बढ़ जाती। हमें बहुत गरूर था कि आप हमारी सबसे अच्छी बहू हैं। आज वो भरम टूट गया। बीजान तासुब से बोलकर नाश्ते पर झुक गई। शांजल किचन में जाकर दिन के खाने का सामान निकालने लगी। बड़ी फैमिली होने की वजह से ज़्यादा खाना बनाना पड़ता था। एक वक्त में 40 से 50 रोटियां बनती थीं, इसलिए बहुत थकन हो जाती थी। किसी दूसरे को किचन में आने की इजाज़त भी नहीं थी। निहाल भी किचन में ही खेल रहा था। शांजल ने नाश्ते के बर्तन धोकर बाबा जान के लिए दाल चढ़ाई, फिर बाकी का काम देखने लगी। आज इतवार होने की वजह से सब लेट हो रहा था। बाहर सवेयार भाई, शहरियार और शमशेर भाई उठ गए थे और दुराब अभी सो रहा था। भाभी, मैं इन सब के लिए नाश्ता बना दूं? शांजल फातिमा भाभी को किचन में आते देखकर बोली। नहीं शांजल, छुट्टी वाले दिन ये सिर्फ चाय पीते हैं, आप डायरेक्ट लंच करेंगे, फातिमा भाभी ने जवाब दिया। शांजल ने चाय बनाकर कपों में डाली। पीछे से दुराब बिजली का सामान लेकर किचन में दाखिल हुआ। दुराब ने ब्लू जीन्स के साथ वाइट शर्ट पहन रखी थी, कफ कोनियों तक मोड़ रखे थे। भाभी, मेरी चाय? दुराब बोला। मैं अभी देती हूँ, भाभी ने जवाब दिया। आप नहीं, शांजल देगी, आप बाहर जाएं, मुझे बिजली का काम करना है, दुराब ने कहा। फातिमा भाभी एक नज़र शांजल पर डालकर किचन से बाहर चली गई और दुराब वहीं टेबल के पास कुर्सी खींचकर बैठ गया। वो शांजल को देखने लगा। बेबी पिंक रंग के सूट में सरीके से दुपट्टा और लंबी सी चुटिया बांधे वो अपने काम में मगन थी। शांजल ने दुराब की चाय टेबल पर रखी। वो जल्दी से किचन से बाहर जाना चाहती थी, हत्ता कि उसे अभी सलाद और रायता बनाना था। दुराब ने बिजली का बोर्ड खोला जो दरवाजे के पास था। एक टांग लंबी करके दरवाजे का रास्ता बंद कर दिया और अनजान बन गया। वो जानता था कि शांजल किचन से भागना चाहती है। मुझे बाहर जाना है, शांजल ने उसे देखकर कहा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं काम कर रहा हूँ? दुराब जरा अकड़ कर बोला। दुराब काम करते हुए गुनगुनाने लगा। शांजल ने सख्ती से अपने लब भींच दिया और सलाद रायते का सामान निकालकर बनाने लगी। दुराब फिर आकर टेबल पर बैठ गया और चाय पीने लगा। शांजल जल्दी से उठी और किचन से बाहर जाने लगी, लेकिन इससे पहले फुर्ती से दुराब उठा और किचन का रास्ता बंद करके अपना काम करने लगा। चाय का कप अभी भी इसके हाथ में था। क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? शांजल थकन से बोली। मैंने क्या किया? दुराब ने पलटकर पूछा। शांजल ज़्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, दोबारा टेबल पर जाकर अपना काम करने लगी। ये तुम्हारी सज़ा थी, दुराब ने कहा। कैसी सज़ा? शांजल सब्जी काटते हुए बोली। सुबह मुँह अंधेरे कमरे से गायब होती हो और रात अंधेरे में आकर बालकनी में गायब हो जाती हो। बीवी के भी कुछ फ़र्ज़ होते हैं। दुराब काम करते हुए सिर्फ राइस बता रहा था। मैं किस रिश्ते से कमरे में बैठूं और आपकी हर बात मानूं? अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो एक बार मुझे मेरे बाप से मिलवा दें। शांजल ने इल्तिजा की। दुराब ने गुस्से से इसका मुंह दबोच लिया। आज ये बात कही है, आइंदा कहीं तो ज़बान खींच लूंगा। दुराब ने इसे झुटके से छोड़ा और किचन से चला गया। चची ने 2 बजे खाना लगा दिया। सब टेबल पर खाना खा रहे थे और शांजल निहाल को किचन में खाना खिला रही थी। वो जब से इस घर में आई थी इसकी भूख मर गई थी। दिन रात वो अपने माँ बाप को याद करके रोती रहती थी। इतने अच्छे खाना खाने के बाद भी वो सिर्फ बाबा जान की दाल के साथ आधी रोटी खाती थी। सुबह नाश्ते में सिर्फ 1 कप चाय पीती और रात को अक्सर भूखी सो जाती थी। वह दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। शांजल, तुम भी खाना खा लो, फातिमा भाभी किचन में बर्तन रखते हुए बोली। जी भाभी, निहाल को सुला दो, फिर खा लूँगी, शांजल उसे थपकते हुए बोली। निहाल को सुलाकर शांजल ने किचन साफ किया और वहीं बैठ गई। दुराब के ऐसे रवैये के बाद अब भूख किसे लगनी थी? लाउंज से बच्चे बड़े सबकी आवाज़ें आने लगी थीं। दुराब और शमशेर बच्चों के साथ खेल भी रहे थे और तंग भी कर रहे थे। दुराब बच्चों को कमर पर बिठाकर पुशअप लगा रहा था। चाचू, आप चाची को बिठाकर लगाए ना, फिर आपको पता चले। हम तो बच्चे हैं। अनम की बात सुनकर सब हंसने लगे। किचन से लाउंज का मंजर साफ दिखाई देता था और आवाज़ें भी साफ सुनाई देती थी। शांजल शर्म से पानी पानी हो गई। दुराब की नज़र किचन की तरफ गई तो वो सामने बैठी थी। दोनों की नज़रें मिली और शांजल ने नज़रें फेरी। दुराब का इसको नज़रें फेरना बहुत बुरा लगा था। अचानक इशाल के कमरे से निमरा के चीखने की आवाज़ आई। सब इशाल के कमरे की तरफ दौड़े। कमरे में जाकर देखा तो इशाल को होश आ रहा था। जल्दी से कॉल करके डॉक्टर को बुलाया गया। इशाल ने आंखें खोलकर सबको देखा और मुस्कुरा दी। दरवाजे पर उसने खूबसूरत लड़की को देखा। ये कौन है? इशाल ने पूछा। ये दुराब की बीवी है, चची ने जवाब दिया। डॉक्टर आए, चेकअप किया और ओके का साइन दिया।
इसको उठाना, बिठाना, मालिश करवाना, धूप लगाना, ये सब बताया। इशान अपने बेटे निहाल को देखकर बहुत खुश हुए, वकार को याद करके रोने लगी। इसकी तबीयत को देखकर किसी ने भी इसके माजी के बारे में सवाल नहीं किया। शांजल शाम की चाय बनाने किचन में आ गई। शांजल, इशाल के लिए नरम दलिया बनाना है, डॉक्टर ने उसे हल्की ग़िज़ा खाने का बोला। फातिमा भाभी किचन में आकर बोली, जी भाभी मैं बना दूंगी। शांजल ने अदब से कहा, पता है शांजल, जब तुम नई आई थी तो मैं अक्सर सोचती थी कि पता नहीं तुम किचन का काम संभाल भी पाओगी या नहीं, लेकिन तुम पढ़ी लिखी होने के साथ साथ सलीकाशार भी हो। हालांकि मुझे बहुत वक्त लगा था ये सब सीखने में। फातिमा भाभी ने कहा, जी भाभी, ये सब मेरी अम्मी की मेहरबानी, उन्होंने ही मुझ पर यह सब सिखाया। शांजल गहरा सांस लेकर बोली और अपनी अम्मी की बातें याद करके आंखों में आंसू आ गए। बेटा, आज अपना नाश्ता बनाओ, कल पूरे ससुराल का बनाना पड़ेगा। फातिमा भाभी ने उसे उदास देखकर अपने साथ लगा लिया। इशाल को बेड पर बाहर बिठाया गया। फातिमा भाभी ने दलिया खिलाकर दवाइयाँ दी। रात के सारे काम खत्म करके शांजल कमरे में गई। अभी वॉशरूम की तरफ बढ़ ही रही थी कि दुराब ने हाथ खींचकर दीवार से लगा दिया। किचन में मुझे देखकर नजरें क्यों फेरी थी? दुराब गुस्से से बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हाथ छोड़े मेरा। शांजल अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगी तो दुराब ने अपना हाथ इसके पेट पर रखकर वापस पीछे धक्का देकर दीवार से लगाया और इसके दोनों हाथ ऊपर करके दीवार से लगा दिया। शांजल के हाथ में कोई नकीली चीज चुभी थी। इसकी सिसकी निकली। जवाब दो मेरी बात का। दुराब धड़ा। शांजल के आंसू बहने लगे। दुराब के हाथ में कोई गीली चीज लगी देखी तो शांजल का जो हाथ दीवार से लगा था, इसमें से खून बह रहा था। दुराब ने इसका हाथ छोड़ दिया। दीवार पर जो कील थी वो शांजल के हाथ में छुपी थी और बहुत गहरा कट लगा था। शांजल भागते हुए वॉशरूम में चली गई। दुराब ने गहरा सांस लेकर बालों में हाथ फेरा। वो शांजल को तकलीफ नहीं देना चाहता था। सुबह मामूल के मुताबिक वो उठी और सारे काम निपटाकर नाश्ता बनाने लगी। आज उसके हाथ में बहुत दर्द था। शांजल, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? फातिमा भाभी ने परेशानी से पूछा। कुछ नहीं भाभी, वॉशरूम के दरवाजे पर हाथ आ गया था। शांजल ने कहा, ये तो बहुत गहरा कट लगा है और तुमने इसी हाथ से नाश्ता बनाया है। तो मुझे बोल देती, मैं बना लेती। देखो तुम्हारा हाथ नीला हो रहा है, बाकी का काम मैं और मारिया मिलकर कर लेंगे, तुम आराम करो। फातिमा भाभी ने बोला, नहीं भाभी मैं ठीक हूँ, मैं कर लूँगी, अब मेरी आदत हो गई, आप मेरी आदत ख़राब कर रही हैं। शांजल ने कहा, क्या हुआ? पीछे से चची आकर बोली तो भाभी ने पूरी तफसील बताई। बेटा तुमने दवाई लगाई? चची ने पूछा तो शांजल ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। बेटा फिर कैसे ये ठीक होगा? वो परेशानी से बोली। खुद ही ठीक हो जाएगा चची। शांजल लापरवाही से बोलकर अपने काम में लग गई। बेटा अपने आप पे जुल्म मत करो, चची मोहब्बत से बोली। चची मैं दवाई लगा लूँगी, पक्का। शांजल बोली तो चची खामोश हो गई। नाश्ता टेबल पर लगा तो सब चले आए। इशाल को भी व्हील चेयर पर बाहर लाया गया। बेटा अब तुम बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बीजान ने इशाल से नरमी से पूछा। इशाल के आंसू बहने लगे। शांजल भी किचन में खड़ी सब सुन रही थी। बेटा इस कमीने इंसान ने तुम्हारे साथ जो कुछ गलत किया, जिसकी वजह से निहाल पैदा हुआ। बल्किस बेगम गुस्से से बोली, नहीं अम्मी, निहाल मेरी और वकार की जायज़ औलाद है, हमारा निकाह हुआ था। मैं बाबा जान भाइयों के डर से कुछ बता नहीं पाई। जिस वक्त वकार का एक्सीडेंट हुआ मैं उम्मीद से थी। वकार के सदमे की वजह से कुछ बोल ही नहीं सकी और उसकी डिलीवरी के बाद खुद कोमा में चली गई। मैं जानती हूँ कि शांजल वकार की बहन है और दुराब भाई उसे बदले के लिए लाए, लेकिन आप लोग हमारी की गई गलती की सज़ा उसे कैसे दे सकते? मैं देखती हूँ वो दिन रात किचन में नौकरों की तरह काम करती है। 4 लोगों का काम वो अकेले करती है। इतनी बड़ी फैमिली का खाना बनाना आसान काम तो नहीं है, वो भी 3 वक्त का। निहाल को भी संभालती है। अम्मी आप कैसे भूल गई कि आपकी भी एक बेटी है? अगर किसी की बेटी के साथ बुरा करेगी तो आपकी बेटी के साथ भी बुरा ही होगा। और दुराब भाई, आप तो ऐसे नहीं थे, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। आप तो किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे, फिर शांजल की तकलीफ आपको क्यों नजर नहीं आई? आप तो हर औरत की बहुत इज्जत करते थे, अब जब आपकी बात बहन पर आई तो सब कुछ भूल गए। हर वो औरत जो माँ बहन बीवी होती है वो हर मर्द के लिए इज्जतदार होती है। सब सुन होकर इशाल की बातें सुन रहे थे। दुराब को ये सब सुनकर झटका लगा था। कितना गलत किया था उसने शांजल के साथ। अब वो क्या करेगा? क्या शांजल उसे माफ़ कर देगी? नाश्ते पर हर आंख अश्कबार थी। सबका दिल नाश्ते से उचाट हो गया था। सब शर्मिंदा थे, खासकर दुराब। शांजल भी आंखों में आंसू लिए किचन के दरवाजे पर खड़ी थी।
अचानक बाहर का दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। तो राव ने पीछे मुड़कर देखा तो काले कोट में सफ़ेद पैंट पहने कोई 50 के लगभग आदमी खड़ा था। देखने में कोई वकील लग रहा था। जी कहिए, आप कौन? दोराब ने पूछा। जी, यहाँ इशालवकार और शांसर जुल्फ़िकार रहते हैं। वकील ने पूछा। जी, यहीं रहते हैं। दोराब बोला। ये इनकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, इनके साइन चाहिए। वकील बोला। कैसी प्रॉपर्टी? दोराब ने हैरान होकर पूछा। जुल्फ़िकार साहब ने मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी और बहू के नाम की थी। वकील ने जवाब दिया। वकील की बात सुनकर शांसर के औसान खता हो गए। दौड़ते हुए वकील के पास आई। बाबा, कहाँ है मेरे बाबा? बताइए ना अंकल, कहाँ है मेरे बाबा? आप झूठ बोल रहे हैं ना? वैसा नहीं कर सकते। अभी तो मुझे इनसे माफ़ी भी मांगनी है। मेरी वजह से इनकी कितनी बदनामी हुई है। शांसर वकील का गिरेबान पकड़कर बहकी बहकी बातें करने लगी थी। बेटा, आपके वालिद और वालदा ने आपकी शादी के बाद खुदसुजी कर ली थी। वो कुछ दिनों पहले आए थे अपनी प्रॉपर्टी का कागजात बनवाने और मुझे कहा था ये मैं आप तक पहुंचा दूं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो खुदकुशी कर लेंगे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त और भाइयों जैसे थे। इनकी आखिरी रस्म और तदफीन खुद मैंने अपने हाथों से की है। वकील अपने दोनों हाथ आगे करते हुए बोले। शांसर ये सब सुनकर पत्थर की बन गई थी। अल्लाह आपको सब्र दे बेटा, वकील इसके सर पर हाथ रखते हुए बोला। वकील का इतना कहना था कि शांसर की नाक से खून की धार निकली और अपने होशोहवास छोड़कर धड़ाम से नीचे गिरी।